बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी मकसद के लिए हायर करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ऑर्गेनाइजेशंस ही क्यों ना हो, तो उसके लिए भी हमें अपने एम्प्लॉइज़ की हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हेल्थ है या उसकी सेफ्टी को जो है आपको किस तरीके से मेजर करेंगे या किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, उसके बारे में वो बताता है कि हेल्थ जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से एम्प्लॉय जो है वो सफ़र कर सकते हैं। एक तो ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं जिससे वेव्स निकलती हैं या हीट या टेम्परेचर बनता है, तो उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। या दूसरे नंबर पे ये आता है कि ड्यूरिंग द वर्क अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं वो किसी फ़िज़िकली इलनेस का या फिज़िकली इंजरीज़ का शिकार हो जाते हैं, तो फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए तमाम प्रिकॉशंस और जो फर्स्ट एड जैसी फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसमें यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक पे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसको खैर थोड़ा सा हम स्किप करके आगे चलते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ दी यहाँ पे रॉबिन्स कमेटी 1972। अच्छा, ये पेपर में ना एक दफ़ा आ गई थी, तो इसके बारे में क्या आपने लिखना है कि इस कमेटी की, ये बेसिकली कमेटी के अंदर कुछ लोग बैठते हैं जिसमें क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाता है या ये बात जो है फाइनलाइज़ की जाती है कि हम जो है जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो शामिल होंगी जो कि एम्प्लॉयज़ को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि apathy is a greatest single contributing factor to accidents at works. This attitude will not be cured so long as people are encouraged to think that the health and safety at work can be ensured by an ever-expanding body of legal regulations enforced by an ever-increasing army of inspectors। नहीं जी, ये रिपोर्ट जो है बेटी ये सेल्फ स्टडी वाली है। उसमें ये बात यही लिखी हुई है कि हेल्थ सेफ्टी को क्या किया जाता है, इसके अंदर इंश्योर किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो कि वर्किंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज हैं या इन्वॉल्व हैं वो क्या इस मुकम्मल तरीके में सिक्योर या सेफ हैं भी हैं कि नहीं है। उसके अंदर इस कमेटी के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, कहता है सेफ्टी एंड हेल्थ ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड एट ऑल लेवल। वर्कर्स शुड बी मोर इन्वॉल्व इन सेफ्टी एंड हेल्थ एट देयर वर्क प्लेस। There should be a legal duty on the employees to consult their employees on the safety and the health matter necessary at their workplace. National authority for the safety and the health should be established. Existing statutory provisions should be replaced by the provisions under the new Enabling Act. Voluntary codes of the practices should be introduced. The scope of the legislation should be extended to include all the employees with exception and expectations and self-employed. The existing safety and health inspectorates should be amalgamated. उसके बाद new administrative sanctions should be adopted. Local authority work should be coordinated with that of the new authority. The interest of the public should be taken into the account in a new legislation. General fire precautions should be dealt with under a Fire Precaution Act. The employment medical advisory services should function as a part of new authority. ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इस एक्ट के अंदर ये बातें लिखी गई। मेरे ख्याल से इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो कॉमन बातें हैं जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हैं कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो हमें किन किन चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्किंग एक्ट 1974। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा हुआ है जी, जैसे पीछे एक्ट आपने एक देखा है, ये अब 1974 का एक्ट है। इसके अंदर भी वही बातें चलती हैं जी जो बातें आपने ओल्ड लेजिस्लेशन के अंदर देखा या इसकी रिपोर्ट के अंदर देखा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो हैं ये सेल्फ स्टडी वाली हैं जी, ये आपने एक्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं या आपने एक दफ़ा स्टडी कर लेनी है, गो थ्रू कर लेनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अब एक्ट 1974 के अंदर फर्दर जो है वो कंटिन्यू है, वो कहता है पीपल वर्सेस प्लेस की बात कर रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है
कि लोगों के बारे में बताया गया है और वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में इसने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे वर्क प्लेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं इंडल्ज करना जहाँ पे उनकी सेफ्टी का या हेल्थ का इशू हो, बल्कि आप उन जगह पे उसको रखें या वैसी आप सीट्स वगैरह प्रोवाइड करें जहाँ पे आपको ये लगता है कि वो लोग जो हैं ईज़िली वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अक्सर आप बैंक्स के अंदर देखेंगे ना तो वहाँ पे ग्रीन मैनेजमेंट का एक जो कंसेप्ट है वो बड़ा इंडल्ज है। ग्रीन मैनेजमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो लगा दिए हैं, ग्रीनरी वहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की है, नेचुरल हवा वो जो है उसको उसका कोई अरेंज कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो वहाँ पे मशीनरी चल रही होती है, एसी वगैरह चल रहे होते हैं, तो उनमें से जो उनमें से जो गैसेस वगैरह निकल रही होती हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन के अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी क्या करते हैं वो लोग कि ग्रीन मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की सेहत का ख्याल रखा जाता है। द जनरल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं जी। द जनरल ड्यूटीज़ मतलब उसमें जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ कुछ होती हैं जी कि उन्होंने किस तरीके से जो क्या कहते हैं जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे SOPs को फॉलो करना है या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उसमें यहाँ पे उसने कुछ लिखा हुआ है जी कि जो ऑल एम्बैरेसिंग ड्यूटी इज़ देन एम्पलीफाइड ऑन द फॉलोइंग सबसेक्शंस टू इंक्लूड। कहते हैं ड्यूटीज़ तो है एम्बैरेसिंग है, तंग करने वाली हैं, लेकिन ये वर्कर्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती हैं अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी हेल्थ का या उनकी सेफ्टी का मुकम्मल तौर पे क्या रखा जाए, ख्याल रखा जाए। कहता है प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेफ प्लांट, provision and maintenance of the safe system of the work, ensuring safe use of the article and substances, provisions of the such information, instruction, training, supervision as a necessary, ensuring the workplace is maintained by the safe conditions, provision and maintenance of a safe working environment and adequate welfare arrangements, preparations and revision as necessary of a written statement of a safe policy and bringing it to the notice of all his employees, consultation with the safety representatives, formation of a safety committee if request to do so by the safety representatives। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं बेटे जिसके अंदर वर्कर्स को एक किस्म की डायरेक्शन दी गई है कि भाईजान आपने अगर एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है तो उसको आपने बरकरार भी रखना है। जैसे आप अक्सर गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो हम तो डिमांड तो करते हैं कि यार हमारी रोडें शोडें साफ़ होनी चाहिए, डस्टबिन्स लगे होने चाहिए, फुटपाथ्स के ऊपर ग्रीनरी हो, उसको पानी शानी मिलता रहे। तो साथ में फिर मोटरवे पुलिस वाले ये लिख कर भी लगाते हैं कि कीप योर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, इट्स योर ड्यूटी। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पे हम अथॉरिटी से डिमांड करते हैं कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, अथॉरिटी भी हमें फिर आगे से गाइड करती है और हमें बाउंड करती है कि आप लोग भी उसके पाबंद रहें। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, इसको लेकर रीज़नेबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं जी। ये बेटे सेल्फ स्टडी वाला पैराग्राफ है कि ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो रीज़नेबल हैं। ड्यूटीज़ ऑफ डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स की बात कर रहे हैं जी। अब ये एक्स्ट्रा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है जी, जो भी हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि वो भी अपनी चीज़ों को बनाते हुए, उनकी इंजीनियरिंग करते हुए या उनको फाइनलाइज़ करते हुए चीज़ों का ख्याल रखें कि एम्प्लॉय जो है वो उससे इफेक्ट ना हो या उससे किसी किस्म का और डैमेज ना हो। ठीक है, जैसे अक्सर ये होता है सरिया, मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जैसे सरिया जो होता है ना, जब ये आता है एक बड़ी लॉट की शक्ल में, तो उसको खोलने के लिए मज़दूरों को नहीं आगे किया जाता, वो एक मशीन से खोला जाता है ताकि अगर खुदा ना खास्ता सरिया टूटता है या कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो उससे किसी की जान ना जाए या कोई बंदा सीरियसली इंजर्ड ना हो, बल्कि अगर नुकसान होता है तो मशीन को नुकसान हो, इंसान को नुकसान जो है वो ना हो इस कंडीशन में। तो खैर ये उसमें एक्स्ट्रा कुछ बातें थी वहाँ पे लिखती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे आता है जी, सेफ्टी पॉलिसी की बात कर रहे हैं जी। पॉलिसी जो है ये बनाना ज़रा ज़रूरी होती है क्योंकि हमने पिछले मैनेजमेंट के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या होती हैं जी, ये जनरल डायरेक्शंस होती हैं जो कि सेफ्टी एक्ट के हवाले से बड़ा मैटर करती हैं। वो कहते हैं इट प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव which is important part of efficient management. It clarify the position and role and therefore help establish responsibilities for the safety. It provide a standard for the measuring achievement. Formation of the safety policy may be highlight areas where the organization is deficient. तो पॉलिसीज़ जो हैं, देखें पॉलिसी बनाना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि कल को अगर कोई बंदा आके क्लेम करे जी देखें जी हमें तो पता ही नहीं था, तो हम जो है आप जो है बाद में ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें अगर चाहे आपको पता नहीं था, लेकिन हमने तो पॉलिसी बना के ये चीज़ बड़ी देर पहले जो है वो क्लियर कर दी है। तो आपको क्या करना चाहिए था, इसको
100% फॉलो करना चाहिए था। अब पॉलिसीज़ के बाद नेक्स्ट वन इज़ द कंसल्टेशंस की बात कर रहे हैं। ये कंसल्टेशंस ज़रा ज़रूरी होती हैं जब भी आपने, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इनफ है, जब भी आपने एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए कोई ना कोई एक्ट बनाना है या उसको फाइनलाइज़ करना है तो आप हाई अथॉरिटी से या बाहर या एक्सटर्नली लोगों से कंसल्ट करके उसको फाइनलाइज़ करें या फाइनल डिज़ाइन दें। इन्फोर्समेंट है जी, इन्फोर्समेंट कहते हैं जी उसको इंप्लीमेंट ज़रूर आप करवाएं जो भी आप कंसल्टेशन करने के बाद रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए उसकी इन्फोर्समेंट ज़रा ज़रूरी होती है। क्योंकि अक्सर औक़ात आपने सुना होगा ना सिंपल सी ज़ुबान में कि लातों के बोझ बातों से नहीं मानते, तो इसी तरह अगर आप ये देखें कि लोग जो हैं इतने एजुकेटेड नहीं हैं तो आप उसको जैसे आप अगर गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है लाल बत्ती है, सब्ज़ बत्ती है और पीली बत्ती है, इन तीनों का मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो निकल जाते हैं तो आपको फिर फ़ाइन होता है आगे से, और उसको इन्फोर्स करने के लिए फिर हमारी मोटरवे पुलिस होती है। तो इसीलिए आपने कोई ना कोई टीम जो है वो तश्कील देनी होती है जो कि इसको क्या करें, इन्फोर्स करे, इसको बनाए। थोड़ा सा क्विकली आगे चलेंगे। इन्फोर्समेंट के बाद यहाँ पे कहते हैं रेगुलेशंस एंड कोड प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वही चीज़ उसमें आ जाती है। यहाँ तक अगला नया टॉपिक आ रहा है जी ह्यूमन फैक्टर। वैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं पॉलिसी बनाने के दौरान या हेल्थ एंड सेफ्टी इशू के अंदर जिनको आपने कंसीडर करना होता है। हेल्थ एंड ह्यूमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसमें आप ये देख लें कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं क्या वो इनफ है। जैसे कोयले की कान के लिए आपने जो मज़दूर वगैरह रखे होते हैं, क्या वो मज़दूर जो हैं उनकी इंजरीज़ की कंडीशन में या इंजरीज़ जब हो जाती हैं तो क्या उनकी इंजरीज़ की उस पर जवाब में तो इंजरीज़ के रिस्पांस में क्या मालिक जो है इतने पैसे देगा कि वो अपना इलाज करवा सके। तो ये सारे के सारे कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने देख के उसके बाद फिर आपने फाइनलाइज करना होता है। फाइनेंशियली कंसिडरेशंस की बात कर रहे हैं जी। फाइनेंशियली कंसिडरेशंस में ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपने बजट कितना रखा हुआ है, क्या आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, क्या फाइनेंशियली तौर पे हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर गौर कर सकें, उसके ऊपर पैसा लगाएं, या आप जो है अपना एक बजट रखें जिस बजट के बाद आप ये डिसाइड कर सकें कि अगर मेरा एम्प्लॉय बीमार होता है या उसको किसी किस्म का कोई भी यानी डैमेज, फिजिकली डैमेज हो जाती है, मेंटली डैमेज हो जाती है, या उसकी सेहत के ऊपर कुछ ऐसे असरात होते हैं, तो क्या मैं पैसे देने के लिए मेरे पास हैं। तो आजकल की कंपनीज क्या कर रही हैं, फाइनेंशियली इस किस्म के रुकावट को दूर करने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनीज़ का सहारा ले रही हैं। तो वो क्या करती हैं कि अपनी एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करवा देती हैं, उनके आफ्टर बेनिफिट्स होते हैं, उनके रिटायरमेंट फ़ंड्स होते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि वो लोग जो है कंपनीज़ भी अपने आप को सिक्योर कर लेती हैं और बाकी जो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ भी अपने आप को एक सेफ़ हेवन के अंडर कंसीडर कर रहे होते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक जी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे जो है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो कितना मैटर करती है और उसका क्या क्या रोल होता है हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर। और सारी की सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंसर्न कर रही होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे वो सूटेबल है, फाइनेंशियली भी हमने देखना है, ह्यूमन फैक्टर्स भी उसके अंदर देखने हैं। फिर इसके साथ साथ हमने जो 2 एक्ट पढ़े हैं 1973 का, उसकी जो कंसिडरेशंस हैं या उसके अंदर जो भी रिपोर्ट के पॉइंट्स हैं वो वाले, और उससे पुराना जो एक्ट है जिनमें आपस में इन दोनों का कंपैरिजन दिया होगा, वो एक्ट भी आपने स्टूडेंट एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है ताकि बातें कॉमन है। जो हमने प्रीवियस रिपोर्ट पढ़ी है उस रिपोर्ट की और 1973 का जो एक्ट है इसकी बातें दोनों सेम है। आप इसको एक दफ़ा एक क्रिटिकली एनालाइज करें, डिस्कस करें, देखें, पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो दैट वाज द टॉपिक जी। आई होप कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर कोई है कोई बात से पूछने वाली तो आप ज़रूर पूछें इसमें से, और इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।